सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के मामले में जो 1 रुपये का जुर्माना किया है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लेकर के, तो इससे क्या जाहिर होता है और क्या सुप्रीम कोर्ट दर्शाना चाहती है कि आखिर 1 रुपये का जुर्माना ही क्यों? मैं अशोक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि जिस मुद्दे पे आपने मुझसे चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1 रुपये का जो जुर्माना किया है कंटेम्प्ट प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वैसे तो उनका अपना दायरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, 1 रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरीके की पार्शियलिटी, इस तरीके के डेस्परेटी कि एक तरफ तो सेम केस में सेम मतलब कंटेंट पर जस्टिस कन्नन को आप 6 महीने की सज़ा देते हैं और इसी केस में कंटेंट पर आप एक सीनियर एडवोकेट को 1 रुपये की सज़ा देते हैं। तो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि 1 रुपये की सज़ा हुई है। 1 रुपये की भी मानहानि अगर कोई जमा करता है तो मानहानि है, और मानहानि में जो पनिशमेंट होता है, चाहे 1 रुपये का हो चाहे 1 करोड़ का हो, तो 1 रुपये भी जमा करने पड़ेंगे। तो वो मानहानि एक्सेप्ट हो गई कि मैंने मानहानि की थी और कोर्ट ने जो कहा है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर 1 रुपये जुर्माना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है तो इस तरीके के बहुत सारे केस पूरे देश में हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को अपशब्द बोलते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिससे अवमानना जाहिर होती है, तो लोग खुलेआम अवमानना करने लग जाएंगे और उनको ये महसूस होने लग जाएगा कि अब तो जुर्माना ही 1 रुपये होना है तो किसी की अवमानना कर दो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें न्याय ये होना चाहिए था, जिस तरीके से जस्टिस कन्नन के खिलाफ उनको 6 महीने, सिटिंग जज थे, 6 महीने की सज़ा हुई थी, इसी प्रकार का कोई जजमेंट आना चाहिए था। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साथ साथ ये भी कहा है कि 1 रुपया अगर नहीं भरा जाएगा तो 3 महीने की सज़ा होगी और 3 साल के लिए उनका जो वकालत है, जो लाइसेंस है, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि इस तरीके का जो न्याय है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविज़न है, लेकिन इससे लोगों की जो अवमानना करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी, इससे खौफ नहीं बैठेगा लोगों के दिमाग में। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को एक सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है और जो अभी तक मानसिकता देखने को मिली है पिछले 6 सालों के अंदर, तो क्या ये आपको लगता नहीं कि ये भी कोई जातिवादी ग्रसित होकर के ही शायद ये डिसीजन दिया गया हो या निर्णय दिया गया हो? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज तक जितने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो डिसीजन हुए हैं उनको लेकर के बहुत सारे जजमेंट इससे पहले भी आए हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो आरक्षण को लेकर के जजमेंट हुए हैं, 5 जजेज ने जो जजमेंट दिया है, 7 जजेज ने कुछ और जजमेंट दिया है, 7 जजेज ने जो जजमेंट दिया उसको 5 जजेज की जजमेंट ने मतलब उसको एलोबरेट करके उसमें कुछ मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके जो रिजर्वेशन है उसको लागू करने का प्रावधान किया है। जैसे कि आपने देखा होगा एम नागराज के केस में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुए थे, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भारत सरकार ने इसलिए किए थे कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो मुद्दा था वो 7 जजेस की बेंच में जो इंदिरा साहनी का केस था उसमें ये कहा गया था कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है और ये कागजों पे दिया गया प्रावधान है, इसलिए इसको 5 साल तक जारी रखा जा सकता है। तो जब 5 साल तक जारी रखा जा सकता है, इसका मतलब ये है कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इंदिरा साहनी के केस के बाद में 5 साल के बाद में ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिसमें कहा कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वैलिड है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन किया जाता है। जब ये कर दिया तो उसके बाद में एक अजीत सिंह जुनेजा का केस हुआ जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात हुई थी और ये कहा गया था कि ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति को प्रमोशन में रिजर्वेशन तो दे दिया जाएगा, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट जो SC/ST जूनियर होते हुए जनरल को बाईपास करके प्रमोट हो गया है, उसके बाद में जब वो जनरल की बात आएगी प्रमोट होने की, तो वो जो पहले SC/ST का प्रमोशन रिजर्वेशन लेके जो प्रमोट हुआ है वो उससे ऊपर चला जाएगा, उससे सीनियर हो जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारत सरकार ने किए थे
जिसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर हुई, एक केस दायर हुआ जो एम नागराज के केस में डिसीजन हुआ, और उसमें ये कह दिया गया कि भाई ये जो प्रमोशन और रिजर्वेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपने किए हैं ये वैलिड है, प्रोवाइडेड दिस कि आप किसी का भी प्रमोशन करते समय SC ST के 3 बिंदुओं पर जांच करा लो, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देख लो, आप एफिशिएंसी देख लो और आप उसकी बैकवर्डनेस देख लो। अगर ये तीनों चीज़ें लागू होती हैं तो इसको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके के जजमेंट के बाद में पूरे देश के अंदर न्यायालयों में बहुत सारी भ्रांतियां हो गई और अनुसूचित जाति जनजाति के पूरे जितने भी रिजर्वेशन थे वो सब पैरालाइज हो गए, रिजर्वेशन होना बंद हो गया। उसके बाद में जनरल सिंह के केस में भी कई डिसीजन आए, अभी डिसीजन आया, उसके बाद में उत्तराखंड के केस में डिसीजन आया कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अगर स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है। उसके बाद में छबरूलाल के केस में, छबरूलाल राय के केस में डिसीजन आया मध्य प्रदेश के केस में, जिसमें 100% रिजर्वेशन टीचर्स को दे दिया गया था। उसमें कहा कि गवर्नमेंट को ये 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देने का अधिकार नहीं है, जबकि रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है, रिजर्वेशन का जो बेस है वो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर बेस है। जितनी जनसंख्या होगी उसके आधार पर रिजर्वेशन 15 और 7.5% का दिया गया है। आज की जनसंख्या SC ST के आधार पर रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो रिवाइज होना चाहिए। रिवाइज होने की बजाय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल में भी एक डिसीजन दिया है कि रिजर्वेशन में भी कैटेगराइजेशन कर दिया जाए, रिजर्वेशन में ABCD कैटेगरी बना दिया जाए, जिसको इससे पहले जो जजमेंट जितने भी हो उसमें नकार दिया गया कि नहीं, SC ST में ABCD कैटेगरी नहीं की जा सकती, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, इसमें कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस की बेंच ने ये डिसीजन दिया है कि 7 जजेस की बेंच बैठे, उसमें ये समीक्षा करे, यानी कि रिजर्वेशन की समीक्षा होनी है। हम तो ये कह रहे हैं समीक्षा करो ना, कौन मना करता है समीक्षा करने के लिए। 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट के माध्यम से महात्मा गांधी से जो समझौता किया था वो इसी आधार पर किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करवा लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसको खत्म करने के लिए महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उस पूना पैक्ट में ये क्लियर कट मतलब समझौता हुआ कि भाई रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण दिया जाएगा, आपको सरकारी निकायों में आरक्षण दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, संसद और विधायिका में आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो उस समय जो जनसंख्या थी उसके आधार पर 15-7.5% प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। आज जनसंख्या अनुसूचित जाति और OBC की बढ़ के बहुत सारी हो गई है, तो इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि जो परसेंटेज अनुसूचित जाति जनजाति की है 15-7.5 से बढ़ करके वो और बढ़नी चाहिए। इसकी समीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से 6 साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से डिसीजंस दिए हैं, आपको नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय की कहीं गरिमा अपने आप में उनकी डाउन हुई है या गिरी है? देखिए, इस चीज़ पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैं इस पर कोई मतलब विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए जो निर्णय हुए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और जो भी रिजर्वेशन से संबंधित जितने भी निर्णय हुए हैं वो सारे जजमेंट चैलेंज किए गए हैं। चैलेंज करने के बाद में उन पर नोटिस इशू हुए हैं। नोटिस इशू होने के बाद में उनमें क्या नाम है बदलाव हुए जजमेंट में, और जजमेंट के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जजमेंट हुए हैं और किस तरीके से जजमेंटों में बदलाव हुए हैं। तो आपको एक क्या सलाह होगी कि जो आम जनता है जो सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा कर सके? देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम लोगों को भरोसा करना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। हम यही सोचते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो डिसीजन देगी वो बिना किसी पक्षपात के डिसीजन देगी। ऐसे हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें इस बात के लिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय एक इंडिपेंडेंट संस्था है, एक मतलब अलग से एक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर विधायिका और कार्यपालिका अगर फेल हो जाए तो न्यायपालिका को क्षेत्र में आना पड़ता है। वो उस पर कंट्रोल करेगी कि अगर कहीं इनडिसिप्लिन हो रहा है
कि इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको बैलेंस करे और डिसिप्लिन में लाने को जनता को काम करे। ये हमें पूरा विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय इस काम को करेगी। और अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो संविधान के दायरे में रह करके जो अनुसूचित जाति जनजाति को 15 और 7.5% का जो रिजर्वेशन दिया गया था, उसको सुनिश्चित करे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि क्या सभी सरकारी नौकरियों में 15 और 7.5% का जो प्रतिनिधित्व था वो पूरा हो गया। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो उच्च पद हैं, सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वहाँ रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज में अनुसूचित जाति जनजाति को जो रिजर्वेशन लेकर के नौकरियों में आते हैं, जो यूपीएससी की सर्विस क्वालिफाई करने के बाद में जो रिजर्वेशन लेकर के आते हैं, उनको आगे जाने के लिए जो कार्यपालिका है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आदमी को टारगेट बना करके उसको रोकने का प्रयास करते हैं कि जिससे कि ये एडिशनल सेक्रेटरी न बन पाए, सेक्रेटरी न बन पाए, ज्वाइंट सेक्रेटरी न बन पाए। आज मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी सेक्रेटरी हैं, कितने अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, जितने भी ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने अनुसूचित जाति जनजाति के हैं? मात्र ज्वाइंट सेक्रेटरी में 10 अनुसूचित जाति जनजाति के, सेक्रेटरी आज तक कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है। इसके बाद भी भारत सरकार ने एक नया निर्णय लिया है कि जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, यूपीएससी से जो लोग क्वालिफाई करके आते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद में जो लोग नौकरियों में आते हैं, उसके बाद में सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। लेकिन भारत सरकार ने एक नई इंटेक शुरू किया है कि कुछ परसेंटेज के आधार पर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर डायरेक्ट भर्ती उन लोगों की जाएगी जिन लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया। उसमें भी मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से, कि जो आप इंटेक कर रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी को भर्ती कर रहे हैं आउट ऑफ 10 जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिस तरीके से भी आपने एक बात कही है कि इंटेक किया है लोगों को और लगभग जितने भी पूंजीवादी लोग हैं उनको इन्वॉल्व भी किया है, जिसमें एक सीडीएस का भी हम बात कर सकते हैं कि जो तीनों सेनाओं का अधिकार होता था वो राष्ट्रपति के पास होता था, अब सीडीएस के माध्यम से सभी सेनाओं पर अधिकार हुआ। तो क्या इससे लगता नहीं कि आपको संविधान जो हमारा जो मूल भावना थी उसके ऊपर कहीं ठेस आई है? देखिए, ऐसा है कि जो भारत सरकार ने काम किया, जो तीनों सेना के ऊपर एक जो मतलब चीफ बनाए हैं, आज सर्वोच्च जो आर्मी के जो प्रधान है वो राष्ट्रपति हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी के हाथ में कोई पावर नहीं है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जो है उनके हाथ में वही पावर है जो पहले थी। ये बात अलग है कि तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तीनों सेनाओं की कोऑर्डिनेशन बना देने के लिए एक नया चीफ बनाया गया है, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि आप इन तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करेंगे। जब कभी भी कोई ऐसी समस्या आएगी, जब कभी भी कोई ऐसी मुसीबत आएगी, तो वो जो चीफ होगा वो निर्णय लेगा जो तीनों सेना को मानना पड़ेगा। ये संवैधानिक अधिकार का इसमें हनन हो रहा है। संवैधानिक अधिकार का इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये आप सब लोग जानते हैं कि भारत के संविधान को लागू करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान देते समय कहा था, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब है तो उससे अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और अगर लागू करने वाले की नीयत अच्छी हो तो कितना भी संविधान खराब क्यों न हो, अगर उसकी नीयत अच्छी है तो खराब से खराब संविधान अच्छा लागू होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत का संविधान अगर अच्छी नीयत से लागू करने का प्रयास किया जाएगा तो ये देश भी तरक्की करेगा, ये देश भी मजबूत होगा और ये समाज भी मजबूत होगा। मेरा ये मानना है।